तो कहानी की शुरुआत में हम गाबी मारू नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे मौत की सज़ा सुना दी गई थी क्योंकि उसने पास्ट में बहुत बुरे बुरे काम किए थे, जिस पर वो लोग गाबी मारू को तलवार से मारने की कोशिश करते हैं। पर इसमें उनकी तलवार टूट जाती है, जिस पर वो लोग गाबी मारू को जला के मारने की कोशिश करते हैं, पर गाबी मारू उससे भी बच जाता है। जो देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग किसी भी तरीके से गाबी मारू को मार नहीं पा रहे थे। जिस पर साउरी नाम की एक लड़की गाबी मारू से पूछताछ करने आती है, लेकिन गाबी मारू बार बार साउरी से उसे जान से मार देने को कह रहा होता है, पर साउरी उसकी बात नहीं सुनती है और उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती है। जिस पर गाबी मारू साउरी को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहां हमें पता चलता है कि गाबी मारू एक शिनोबी है जिसे बचपन से ही निंजा बनने की ट्रेनिंग मिली थी और एक निंजा होने के नाते उसकी कोई खुद की इच्छा और सपने नहीं थे। वो बस पैसों के लिए लोगों का कत्ल करता था। पर एक बार उसने विलेज से भागने की कोशिश की, जिस पर उसके टीममेट्स ने उसे धोखा दे दिया और वो पकड़ा गया। और गाबी मारू को लग रहा होता है कि इसमें विलेज चीफ का हाथ है, क्योंकि कोई भी शिनोबी बिना विलेज चीफ के इजाज़त के विलेज नहीं छोड़ सकता था। जिस पर साउरी गाबी मारू से पूछती है कि आखिर उसने विलेज से भागने की कोशिश क्यों की, पर गाबी मारू इसका कोई जवाब नहीं देता है। और अगले दिन वो लोग गाबी मारू को कुछ भैंसों की मदद से मारने की कोशिश करते हैं, पर गाबी मारू उससे भी बच जाता है। और साउरी गौर करती है कि गाबी मारू असल में मरना नहीं चाहता है, वो बस खुद की जान की परवाह न करने का दिखावा कर रहा है। जिस पर साउरी दोबारा से गाबी मारू से पूछती है कि आखिर उसने विलेज से भागने की कोशिश क्यों की थी, जिस पर गाबी मारू उसे बताता है कि वो इवागाकुरा विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था और विलेज चीफ भी उसे बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी थी। लेकिन चीफ की बेटी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि वह गाबी मारू को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे गाबी मारू का दिमाग बहुत खराब हो गया था। और गाबी मारू अपनी वाइफ से तंग आकर विलेज छोड़ने की सोचता है और विलेज चीफ से इसकी इजाज़त मांगता है, लेकिन विलेज चीफ उसे फंसा देते हैं, जिससे वो पकड़ा जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहां पर एक आदमी साउरी को गाबी मारू से दूर रहने को कह रहा होता है, क्योंकि गाबी मारू एक बहुत ही खतरनाक इंसान था और उसे द हॉलो के नाम से भी जाना जाता था। और गाबी मारू ने अरेस्ट होते वक्त 20 लोगों की जान ले ली थी। इसी बीच गाबी मारू साउरी की बातों को याद कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या वो सच्ची में मरना चाहता है या नहीं। जिस पर गाबी मारू अगले दिन मरने का डिसाइड करता है और उसे गर्म तेल से जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, पर गाबी मारू इससे भी नहीं मरता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं पा रहा है। इसके बाद साउरी खुद गाबी मारू को मारने का फैसला करती है और वो लोग गाबी मारू को साउरी के पास ले जाते हैं, जहां पर गाबी मारू को पता चलता है कि साउरी फेमस जल्लादों की फैमिली में से एक है और साउरी गाबी मारू को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पर गाबी मारू को अपनी मौत दिखाई देती है, इसलिए वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साउरी समझ जाती है कि गाबी मारू मरने के बारे में झूठ बोल रहा था और उसके विलेज से भागने का कोई दूसरा कारण है। जिस पर उन दोनों की फाइट होने लगती है और हमें पता चलता है कि असल में गाबी मारू अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि पूरी दुनिया गाबी मारू को एक कातिल समझती थी, लेकिन सिर्फ उसकी वाइफ ही थी जिसने गाबी मारू के अंदर एक अच्छे इंसान को देखा था। और गाबी मारू अपनी वाइफ को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और वो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था और अपनी कातिल वाली जॉब छोड़ देना चाहता था। इसलिए वो विलेज के चीफ से अपनी वाइफ के साथ विलेज छोड़कर जाने की इजाज़त मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि विलेज के चीफ अपनी बेटी के लिए इतना ज़रूर करेंगे। पर वो गाबी मारू को फंसा देते हैं, जिससे गाबी मारू को पुलिस पकड़ लेती है और वो अपनी वाइफ से अलग हो जाता है। और अब जब वो एक क्रिमिनल बन गया था तो वो अपनी वाइफ के साथ शांति से नहीं जी सकता था। तभी साउरी गाबी मारू को एक माफ़ीनामा दिखाती है जो उसे सौगंध ने दिया था, जिसकी मदद से गाबी मारू वापस से एक नॉर्मल इंसान बन सकता था और उसके जुर्मों को माफ़ किया जा सकता था। लेकिन उस माफ़ीनामे को पाने के लिए गाबी मारू को उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ लाकर देना होगा, जिसमें एक इंसान को अमर करने की शक्ति थी। लेकिन इसके लिए गाबी मारू को सैन सेंस्कियो आइलैंड पर जाना होगा, जिसे पैराडाइज आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, जहां गॉड्स नाम के क्रिएचर रहते हैं। लेकिन असल में वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि आज तक जितने भी लोग उस आइलैंड पर गए थे उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उन लोगों की बॉडी पौधों में बदल गई थी। इसलिए सोगन ने साउरी जैसे लोगों को ऐसे शक्तिशाली अपराधियों को ढूंढने का काम दिया था जिन्हें मौत की सज़ा होने वाली हो और वो इस काम में उनकी मदद कर सके, और इनाम के तौर पर उनके सारे जुर्मों को माफ़ कर दिया जाएगा। और साउरी गाबी मारू को इस काम में उसका साथ देने को कहती है। तभी
तभी वहाँ का लॉर्ड गाबीमारू को छोड़ने से इनकार करने लगता है और उसके सिपाही उन्हें घेर लेते हैं, जिस पर गाबीमारू अपने निंजुत्सु का यूज़ करके उन सभी लोगों को जान से मार देता है और साओरी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। इसके बाद साओरी गाबीमारू को सोगन के पास ले जाती है, जहां पर दूसरे जल्लाद भी अपने कैदियों को लेकर आए होते हैं और उन कैदियों के चेहरे ढके हुए होते हैं। तभी सोगन का गार्ड सीको उन सभी को उनके मिशन के बारे में बताता है कि उन लोगों को पैराडाइज आइलैंड पर जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना है और उसे लेकर वापस आना है, और जो ऐसा करने में कामयाब होगा उसे उसके सारे जुर्मों से आज़ाद कर दिया जाएगा। इसी बीच हम साओरी को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जहां पर उसके फादर एक बहुत ही स्किलफुल एग्जीक्यूटर थे और वो इतनी अच्छी तरह से लोगों को एग्जीक्यूट करते थे कि उन लोगों को उनकी मौत होने का पता भी नहीं चलता था। और साओरी बचपन से ही अपने फादर की तरह एक एग्जीक्यूटर बनना चाहती थी, पर साओरी कभी भी अपने फादर जितनी महारत हासिल नहीं कर पाई, जिस वजह से साओरी को उन सभी मुजरिमों की मौत का दर्द और उनकी चीखें हमेशा सुनाई देती थी, जिससे वो हमेशा परेशान रहती थी। इसके बाद प्रेजेंट में साओरी देखती है कि वो सभी क्रिमिनल्स डरे हुए हैं, हालांकि वो सभी क्रिमिनल्स बहुत पहुंचे हुए क्रिमिनल्स थे। इसी दौरान साओरी सोच रही होती है कि क्या उसे इन लोगों को एग्जीक्यूट करने पर भी उनकी मौत का अफसोस होगा या नहीं। इसी बीच सीको सभी क्रिमिनल्स को उनका मास्क हटाने को कहता है और उन्हें पैराडाइज से लौटे एक आदमी की लाश दिखाता है जो पूरी तरह से एक पौधे में बदल गया था, और 61 लोगों के ग्रुप में से सिर्फ यही आदमी वापस लौटकर आ पाया था, जिसे देखकर उन सभी क्रिमिनल्स में डर फैल जाता है। तभी नूरुगाई नाम का एक लड़का उनसे पूछता है कि उन लोगों को खुद उस आइलैंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो ये कैसे जानते हैं कि वहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ मौजूद है। जिस पर सीको उन क्रिमिनल से कहता है कि अगर वो इस सफ़र पर नहीं जाना चाहते हैं तो वो वापस लौट सकते हैं, जिस पर एक आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी आइजन उसे जान से मार देता है और सोगन्स उनसे कहते हैं कि उन लोगों को वैसे भी मौत की सज़ा मिली है, इसलिए अगर वो यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। अब सीको उनसे कहता है कि वो उन लोगों के साथ यामाडा क्लैन के एक एक एग्जीक्यूटनर को साथ में भेजेंगे, जो उन्हें कुछ भी अजीब हरकत करने पर जान से मार सकते हैं, और अगर उस आइलैंड पर जाने के बाद उनके एग्जीक्यूटनर की किसी कारण से मौत हो जाती है तब भी उन लोगों को जान से मार दिया जाएगा, और कोई भी क्रिमिनल अपने एग्जीक्यूटनर के बिना वापस नहीं लौट सकता है, इसलिए उन्हें अपने साथ साथ अपने एग्जीक्यूटनर की भी रक्षा करनी होगी। तभी वो लोग देखते हैं कि क्रिमिनल्स की संख्या एग्जीक्यूटनर से काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर सीको उन क्रिमिनल से कहता है कि वो सिर्फ 10 लोगों को ही आइलैंड पर ले जा सकते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे को मारकर अपनी संख्या कम करनी होगी। जो सुनकर वो क्रिमिनल्स एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मारकर खून की नदियाँ बहाने लगते हैं। इसी बीच सोगन सीको से वहाँ मौजूद सबसे पावरफुल क्रिमिनल के बारे में पूछता है, जिस पर सीको उसे सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट दिखाता है, जिसमें माहिर सिनोबी से लेकर जाइंट्स जैसे इंसान भी मौजूद थे, लेकिन उन सभी में से सबसे पावरफुल क्रिमिनल द हॉलो यानी गाबीमारू होता है। पर सोगन देखता है कि गाबीमारू बस शांति से बैठा हुआ है। इसी बीच कुछ क्रिमिनल्स साओरी से उसकी स्वॉर्ड छीनने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, पर साओरी उन सभी का सर धड़ से अलग कर देती है। तभी गाबीमारू सोगन से इस खून खराबे को रोकने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और वहाँ मौजूद कैदियों को ऑफर देते हैं कि जो कैदी गाबीमारू को जान से मार देगा उसे ये लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उस क्रिमिनल को बिना किसी दिक्कत के आइलैंड पर ले जाएंगे। जिस पर वो सभी क्रिमिनल्स गाबीमारू को मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर गाबीमारू अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को जान से मारने का फैसला करता है और उन लोगों पर अपने हाथों और पैरों से अटैक करने लगता है, जिससे वो लोग एक ही वार में मरने लगते हैं। लेकिन गाबीमारू उन लोगों को बेरहमी से मारना जारी रखता है और उस पर हमला करने वाले सभी कैदियों को जान से मार देता है, और उसकी यह बेरहमी देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल दहल जाता है। और इस कत्ले आम के बाद सिर्फ 10 कैदी ही बचते हैं, जिन्हें पैराडाइज आइलैंड भेजने के लिए चुन लिया जाता है, और वो लोग एक बोट के जरिए पैराडाइज आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं, जो कि रियुक्यू किंगडम के साउथ ईस्ट में मौजूद था, और वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान साओरी को शक होने लगता है कि शायद से यहाँ पर एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, जिस पर गाबीमारू साओरी को एक कहानी सुनाता है, जिसमें उनके विलेज के चीफ पर कई लोगों ने हमला कर दिया था, जिस वजह से कुछ हथियार उनके शरीर के आर पार हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा थे, और लोगों का कहना था कि इसका कारण एक फल था जो उन्हें दूर मौजूद
खुद एक आइलैंड से मिला था। इसलिए गाबीमारू को पूरा यकीन होता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी भी चीज़ें होती हैं और वो लोग उस आइलैंड पर घूमने लगते हैं जो कि पूरी तरह से हरा भरा होता है और वहाँ पर कई तरह के फूल भी खिले हुए होते हैं। पर गाबीमारू को यह बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी मौजूद थे जो सिर्फ समुद्री इलाकों में उगते थे। इसलिए गाबीमारू साउरी को थोड़ा चौकन्ना रहने को कहता है और अपने हाथ खोल लेता है, जिस पर साउरी गाबीमारू को वापस से उसके हाथ बांधने को कहती है। पर गाबीमारू बहाने बनाने लगता है, जिस पर साउरी गाबीमारू को जान से मारने की धमकी देती है और कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल पाए या नहीं, लेकिन अगर गाबीमारू उसके ऑर्डर नहीं मानेगा तो वो उसे जान से मार देगी। जिस पर गाबीमारू वापस से अपने हाथ बांध लेता है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार अटैक होता है जिससे वो दूर उड़ जाता है और वो अटैक ट्विस्टेड के यून ने किया था, जो एक मॉन्क था और अपनी ट्रेनिंग के दौरान के यून को हथियारों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। इसलिए उसने अपने टेंपल के सारे वेपन चुरा लिए थे और गाबीमारू साउरी को के यून का हाथ दिखाता है जो खुले हुए होते हैं। जिस पर साउरी यामाडा कीसू से पूछती है कि आखिर उसने के यून के हाथ क्यों खोले हैं, जिस पर कीसू कहता है कि क्रिमिनल्स के हाथ खुले या बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और साउरी ही बेवकूफ़ है जिसने अपने कैदी का हाथ बांध कर रखा हुआ है। जिस पर गाबीमारू भी साउरी को ताना मारता है। तभी के यून गाबीमारू से कहता है कि वो यहाँ पर उसके ऊपर अपने हथियारों की टेस्टिंग करने आया है, जिस पर गाबीमारू के यून को जवाब देता है कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा और उल्टा इस वजह से उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने में दिक्कत होगी। जिस पर केयून गाबीमारू से कहता है कि इसलिए वो पहले इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देना चाहता है ताकि वो बाद में आराम से एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ सके। और सबसे पहले वो गाबीमारू को मारना चाहता है क्योंकि वही इस आइलैंड पर सबसे पावरफुल इंसान है। जिस पर गाबीमारू के पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। पर साउरी को उनकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो बस रूल फॉलो करना चाहती थी। इसलिए वो लड़ाई से पहले गाबीमारू को उसके हाथ बांधने को कहती है, जिस पर गाबीमारू अपने हाथ बांधने लगता है और केयून उस पर अपने वेपन से अटैक करता है। पर उसके हमले का गाबीमारू पर कोई असर नहीं होता और गाबीमारू केयून को मारने में कामयाब रहता है। इसके बाद गाबीमारू और साउरी वहां से जाने लगते हैं, जिस पर यामाडा काइसू साउरी को सावधान रहने को कहता है क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर पैराडाइज आइलैंड पर हालात काफ़ी बिगड़ने वाले थे, जिस वजह से क्रिमिनल्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ क्रिमिनल्स एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए आपस में टीम बनाकर काम करेंगे। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा खतरा इवागाकुरु के सिनोबिस थे, जिन्हें सोगन ने पैराडाइज आइलैंड के लिए भेज दिया था। दरअसल सोगन ने इवागाकुरु सिनोबिस को इस आइलैंड पर इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद से सभी क्रिमिनल्स अपने इस मिशन में फेल हो जाएंगे और मारे जाएंगे और उनके मरने के बाद इवागाकुरु के सिनोबिस अपने इस काम को अंजाम दे सके। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी गाबीमारू साउरी पर अटैक करने लगता है और उनकी फाइट होने लगती है क्योंकि गाबीमारू का मानना था कि अगर एक बार इवागाकुरु के सिनोबिस यहाँ पर आ गए तो इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए गाबीमारू उनके यहाँ आने से पहले ही एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहता था, लेकिन आगे चलकर साउरी उसके रास्ते में आती। इसलिए गाबीमारू पहले ही साउरी को जान से मारना चाह रहा होता है। तभी साउरी की स्वॉर्ड टूट जाती है, लेकिन साउरी तब भी हार नहीं मान रही होती और गाबीमारू से लड़ रही होती है। पर वो दोनों ही एक दूसरे को जान से मारने में हिचकिचा रहे होते हैं। लेकिन अंत में गाबीमारू साउरी को हरा देता है और उसे जान से मारने वाला होता है क्योंकि गाबीमारू के ऊपर विलेज चीफ की बातें हावी हो रही थी। पर तभी गाबीमारू को उसकी वाइफ की बातें याद आने लगती है और वो वापस से होश में आ जाता है और साउरी समझ पाती है कि गाबीमारू अपने आप को बदलना चाह रहा है। जिस पर साउरी गाबीमारू की एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने में साथ देने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि इससे गाबीमारू की जिंदगी बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम टमाया और यामाडा फूची को देखते हैं जो उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उन्हें वहां इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ मूर्तियां मिलती है। तभी टमाया के हाथ पर एक इंसानी चेहरे वाली तितली काट लेती है, जिस पर टमाया तुरंत अपने हाथ को काट लेता है और उसका हाथ एक पौधे में बदल जाता है, जो देखकर फूची काफी हैरान होता है। तभी वहां पर बहुत सारे कीड़े और इंसानी चेहरे वाली तितलियों का झुंड आ जाता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर पेड़ों से निकलता है, जो देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान गाबीमारू और साउरी को भी एक इंसानी शरीर वाली मछली घेर लेती है, जिस पर वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो फिशमैन उन पर अटैक करता है, पर गाबीमारू उसे डॉज कर लेता है और उस मॉन्स्टर पर एक अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है।
पर वो मॉन्स्टर गाबीमारू को भी पकड़ लेता है और उसे घायल कर देता है। तभी वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं, जो देखकर गाबीमारू को एहसास होता है कि यह मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक है। और गाबीमारू अपने किलिंग मोड में आ जाता है और अपने फायर जुत्सु का यूज़ करके उन पर अटैक करने लगता है और उन मॉन्स्टर को बड़ी बेरहमी से जान से मारने लगता है, जो देखकर साओरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर वो लोग स्वर्ग में मौजूद है या नर्क में। तभी साओरी पर एक मॉन्स्टर अटैक करने लगता है और कुछ कीड़े साओरी को घेर लेते हैं जिससे साओरी मरने वाली होती है। लेकिन तभी गाबीमारू वहां आकर साओरी की जान बचा लेता है। तभी वो फिश मॉन्स्टर उन पर दोबारा से अटैक करता है, पर एक एग्जीक्यूटनर उस फिश मॉन्स्टर को जान से मार देता है और वहां पर यूजिरिया नाम की एक निंजा आ जाती है जिसके साथ 2 एग्जीक्यूटनर होते हैं जो कि यामाडो, गेंजी और सेंटा होता है, जिस पर गाबीमारू उनकी मदद के लिए उनको शुक्रिया करता है और उनके यहाँ आने का कारण पूछता है। इसी दौरान यूजिरिया गाबीमारू को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, पर गाबीमारू उसके झांसे में नहीं आता क्योंकि उसे इस टेक्निक के बारे में पहले से ही पता था। पर साओरी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यूजिरिया के साथ 2 एग्जीक्यूटनर क्यों हैं, जिस पर गेंजी उसे बताता है कि उसके हिसाब से यूजिरिया को काबू करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए वो अपने क्रिमिनल के मरने के बाद से सेंटा के साथ घूम रहा है और उसकी यूजिरिया को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। पर यह देखकर साओरी और गाबीमारू समझ जाते हैं कि यूजिरिया ने गेंजी को सिड्यूस कर लिया है, इसलिए गेंजी सेंटा के साथ घूम रहा है। इसके बाद यूजिरिया गाबीमारू को उनके यहाँ आने का मकसद बताती है, जो साथ में काम करके एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने का होता है। पर गाबीमारू को उन पर यकीन नहीं होता, जिस पर यूजिरिया कहती है कि वो बस एलिक्सर मिलने तक साथ में काम करने को कह रही है क्योंकि इस आइलैंड पर काफ़ी खतरा है। और वो गाबीमारू को उसकी ताकत के बदले इन्फॉर्मेशन देने का वादा करती है और उसे बताती है कि इस आइलैंड पर मेन खतरा मॉन्स्टर नहीं है बल्कि यहाँ मौजूद कीड़े हैं, क्योंकि उनके स्केल्स में अजीब तरह का पॉइजन मौजूद है, जिस वजह से वो कीड़े जिस भी इंसान को काटते हैं वो इंसान पौधे में बदल जाता है। लेकिन तभी यूजिरिया गाबीमारू को बाकी की इन्फॉर्मेशन उनकी टीम बनाने के बाद देने का वादा करती है, जिस पर गाबीमारू उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। तभी साओरी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने गलती से कीड़े के पंखों में मौजूद पॉइजन को सूंघ लिया था। इसी बीच हम टोमा नाम के एक एग्जीक्यूटनर को देखते हैं जो आजा नाम के क्रिमिनल के साथ घूम रहा था। दरअसल आजा टोमा का भाई था और टोमा अपने भाई आजा को बचाने के लिए ही एक एग्जीक्यूटनर बना था, क्योंकि टोमा का भाई आजा बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था और हर सिचुएशन से आसानी से निकल जाता था, इसलिए उसे उसका भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तभी उनका सामना उस आइलैंड पर मौजूद मॉन्स्टर से होता है और वो उनसे लड़ने लगते हैं, पर इसमें उनके वेपन्स टूट जाते हैं, जिस पर वो वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। पर एक मॉन्स्टर टोमा को पकड़ लेता है, जिस पर आजा टोमा को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और टोमा अकेले उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। पर तभी आजा वापस आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है जो एक हथियार लेने गया था। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें पापी कहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इस आइलैंड पर मौजूद जीवों की जान ली थी, इसलिए वो उन्हें इस चीज़ की सज़ा देने आए थे। तभी आजा उन मॉन्स्टर की बातें सुनकर पक जाता है और उन मॉन्स्टर को जान से मारने लगता है और अपने भाई टोमा से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी और मौत का फैसला खुद करेंगे और कोई उन्हें इसे नहीं रोक सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।